सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फील्ड फिक्स। तो आज हम आ गए हैं नए गेस्ट के साथ और हमारे नए पॉडकास्ट के साथ। हमारे आज के नए गेस्ट हैं शिखा। शिखा मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ दिव्यांश, आप कैसे हैं? मैम मैं बहुत अच्छा हूँ। मैम एक बार अपना इंट्रो दीजिए आप ऑडियंस को। मेरा नाम शिखा यादव है, मैं इंडियन रग्बी प्लेयर हूँ और 2019 से मैंने इंडियन टीम में रिप्रेजेंट किया था अपने आप को। करंटली आई एम द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स सेवन्स रग्बी टीम। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन एंड बीपीएड एमपीएड लास्ट ईयर ही ख़त्म किया। क्या बात है। मैम एक बार अपना थोड़ा अचीवमेंट्स के बारे में बता दीजिए ऑडियंस को। मेरी अचीवमेंट्स जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी है, वो लास्ट ईयर एशियन गेम्स में हम लोग गए थे जो चाइना में हुए थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडियन रग्बी टीम के लिए भी और एक रग्बी गेम के लिए जो इतना फेमस नहीं है। तो वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था और मैं 2019 से इंडियन रग्बी टीम की पार्ट हूँ। मेरे को अराउंड 7 ईयर्स हो गए हैं प्रोफेशनली रग्बी खेलते हुए। नाइस वन। तो रग्बी को काफ़ी कम लोग जानते हैं इंडिया के अंदर, आपको ये बात पता ही है अच्छे से। आपको कब लगा कि ये आपका गेम है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर है? ये सच बात है अभी भी कि रग्बी को इतने लोग नहीं जानते हैं, बट मेरे लिए हमेशा ये था कि मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है, वो कोई भी गेम हो। उससे पहले मैंने एथलेटिक्स किया था, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, थ्रो बॉल, चेस भी खेला है मैंने। बहुत सारी गेम्स मैंने खेल चुकी हूँ और काफ़ी अच्छे लेवल पे, स्टेट और नेशनल। तो उन सारी चीज़ों की एक होते हैं ना कि जो कंपोनेंट्स आपको इन सारे गेम्स में चाहिए होते हैं। स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, एजिलिटी, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें रग्बी में चाहिए होती हैं। और ये गेम ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया क्योंकि मेरे पे ये सारी चीज़ें मतलब ग्रेटफुली थी पहले से ही। तो मुझे लगा कि हाँ, ये गेम मेरे लिए ही बना है। रग्बी से ही पहले आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है आई वुड से। हाँ, मतलब स्पोर्ट्स से मैं 6th क्लास से मैं कबड्डी खेला सबसे पहले। 7th में मैंने हाई जंप, लॉन्ग जंप किया। 8th में मैंने शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन किया। 9th में मैंने थ्रो बॉल, हैंडबॉल किया। तो फिर 10th में मैंने 400 मीटर किया। तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैंने सारे गेम खेले हैं, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। और मेरे घर वाले ये कहते थे कि आज कौन सा नया गेम ला रहे हो आप। और मेडल्स सब में आते थे मेरे। और इसके बाद मैं 12th क्लास में जब आई तब मुझे पता लगा कि रग्बी भी कुछ है जो मेरे लिए होता है ना कि हाँ यार, मेरा गेम है, मेरे लिए बना। लाइक मैं रग्बी के लिए बनी हूँ ना। हाँ। मैम आपके स्पोर्ट्स जैसे रग्बी है तो इसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? लाइक टीम स्पिरिट, एजिलिटी और लाइक कॉन्टैक्ट। रग्बी एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, सबको पता है। बिल्कुल। और जब कॉन्टैक्ट की बात आती है तो जनरली सभी सोचते हैं कि भाई मैनली गेम होगा, लड़कियां कहाँ खेलेंगी। वो जो बोलते हैं ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। तो ये मुझे लगता है कि रग्बी आप जब देखोगे तो उसमें क्या है, सेम सारी चीज़ें जो बॉयज़ के लिए है वही गर्ल्स के लिए, सारे रूल सेम है। और विदाउट गार्ड्स हम लोग खेलते हैं। कोई ऐसा गार्ड नहीं होगा जिससे, जैसे हेलमेट हो गया जो क्रिकेटर्स खेलते हैं, थाई पैड हो गया जो क्रिकेटर्स खेलते हैं, वो काफ़ी उनको सिक्योर करता है इंजरी से। बट रग्बी में ऐसा नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे कैट फाइट होती है तो लोगों को बहुत मज़ा आता है कि भाई 2 लड़कियां लड़ रही हैं। तो अगर आप फील्ड में देखोगे कि एक लड़की की दुश्मन होती है, बट उसके बाद जैसे आपने पूछा टीम स्पिरिट, जब वो गेम ख़त्म होता है उसके बाद वही दोनों लड़कियां, जैसे इवन हमारे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अलग स्टेट से हैं, तो हम बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है रग्बी की। मतलब उसके जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी कुछ सिखाते भी हैं। मतलब गेम को गेम के हिसाब से लिया जाता है, दुश्मनी के हिसाब से नहीं ऑफ कोर्स। तो मैम जब आपका रग्बी का पहला मैच था तो उस टाइम कैसा फील होता जब आपकी यादें बोलती? जब रग्बी का पहला मैच मैंने इंटरनेशनल खेला था, हम लोग सिलेक्ट हुए थे 15 एशियन चैम्पियनशिप जो हुआ था फिलीपींस में। वहाँ पे 3 ही टीम आई थी, डिवीज़न 1 था वो, फिलीपींस, सिंगापुर और इंडिया। ये सेकंड टूर्नामेंट था इंडिया का 15 फॉर्मेट में इंटरनेशनली। और जब हम सिंगापुर के अगेंस्ट खेले थे तो हम लोगों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि हिस्ट्री मेक करी थी हम लोगों ने, क्योंकि वो मैच हम जीते थे 1921। क्या बात। और सिंगापुर जैसी टीम जो काफ़ी सालों से 15 खेल रही है और हम जो इतने मतलब नए ही हैं उस फॉर्मेट में, तो हम लोग वहाँ जीते थे। और जो फर्स्ट मैच हुआ था तो उसमें मेरी एक ट्राई भी थी जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए इमोशनली अटैच हूँ, क्योंकि आप जब डेब्यू करते हो तो ये सिमिलरली क्रिकेट हो गया कि आपने 50 बना दिया, सेंचुरी बना दी। ये था। तो काफ़ी मोटिवेटेड रहा है आपके लिए ना। आपकी टीम बॉन्डिंग कैसी है? लाइक मैच के अंदर भी और मैच के बाहर भी टीम के साथ अपनी? टीम गेम है तो ऑफ कोर्स ऑफ फील्ड आप जो करोगे वही आप ऑन फील्ड करते हो। अगर आपका ऑफ फील्ड कोऑर्डिनेशन नहीं है
तो आप जीत ही नहीं सकते एज अ टीम। तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। इवन हम सेम स्टेट से नहीं रहते बट स्टिल हम लोग काफ़ी जितने फ्रेंड्स हैं हम लोग बेस्ट फ्रेंड भी हैं। जैसे हमारी एक फ्रेंड है संध्या, वो कोलकाता से है, उससे भी हमारी अच्छी खासी बॉन्डिंग है। और हमारी उड़ीसा से फ्रेंड है, महाराष्ट्र से, तो एक फैमिली बन चुकी है। तो एक जब फैमिली जब किसी एक टीम के अगेंस्ट खेलती है तो आप जान नहीं सकते कि कैसा कोऑर्डिनेशन और कैसा रिजल्ट आएगा। सो कोई ऐसा एक मैच रहा है जो आपकी लाइफ बदल गया हो, बेसिकली उसमें चाहे आपकी जीत हो या हार हो मैटर ना करी हो, बट स्टिल आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्टफुल रहो? हाँ, काफ़ी मैचेस है बट पर्सनली जब आप इंडिया रिप्रेजेंट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका मेमोरेबल मोमेंट हो जाता है। और वो मैच भी काफ़ी मेमोरेबल था बिकॉज़ जब हमने डेब्यू किया था हमने अगेंस्ट किया था फिलीपींस के। तो जैसा कि पता है 15 टूर्नामेंट है, सेम फील्ड है, सेवन्स में 7 साइड होता है, 7 प्लेयर्स एक अलग अलग टीम के होते हैं और 15 में 30 प्लेयर्स सेम फील्ड पे खेलते हैं। तो जनरली रग्बी को ऐसे ही देखा गया है ना कि जहाँ बॉल है उसके एक के ऊपर एक है, तो दिखता ही नहीं कौन किसके ऊपर है क्या है। तो मैंने ट्राई की थी, वो किसी को पता नहीं लगी कि हाँ शिखाने ट्राई करी है, वो बस ऐसे स्कोर लिख दिया गया और नाम हमारी जो कैप्टन थे उनका लिख दिया गया कि इन्होंने की है। उसके बाद हमारा सेकंड मैच हुआ जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री मेड करी, जो 1921 स्कोर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सिंगापुर के अगेंस्ट था। और वो मतलब एक ऐसे था वो मोमेंट कि हमें लग रहा था हम हारे हारे हारे, हमें जीते जीते थे, मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी उस मैच में। लाइक 50-50 रेशियो था? हाँ, 50-50 भी कह सकते हो, 75-50 भी कह सकते हो, क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा स्कोर कर चुके थे। फिर हम लोगों ने सेकेंड हाफ में किया, जो 40 मिनट्स का एक हाफ होता है। तो वो जो एक क्लियर ट्राई थी ना जिसमें दिखे कि हाँ मैं ही हूँ, और वो ट्राई की, उसके बाद जो हिस्ट्री बनी। और एक होता है कि टीम गेम है, सबका कंट्रीब्यूशन होता है, बट ट्राई करते तो आपका थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिखता है टीम को। और वो मेरा इंटरनेशनल फर्स्ट मैच था, तो काफ़ी मेमोरेबल था। सो आपकी कोई ऐसी डेंजरस इंजरी रही है जहाँ आपको लगा कि आप रिकवर मुश्किल से कर पाओगे या फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा और मे बी करियर पे भी इशू हो सकते हैं? सो थैंकफुली टच वुड ऐसा नहीं हुआ है, बट स्टिल मेरे स्टिचेस, फ्रैक्चर, एंकल ट्विस्ट, कंकशन और सर्जरी भी हो चुकी है। सो ये सारे मतलब चीज़ें आप कह सकते हो कि मतलब मेरे करियर को रोक नहीं सकती, बट स्टिल जब आपके 2 बार आईब्रो पे 5 स्टिचेस आते हैं, फिर दूसरी आईब्रो पे फिर से 5 स्टिचेस आते हैं, फिर आप घर जा रहे हो कि आपका शिन में फ्रैक्चर हो गया, फिर लॉकडाउन में आपकी ये मेटाकार्पल डिसलोकेट हो गया, आपके कंकशन होगा फॉर 3 to 4 सेकेंड, आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पे हो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रगल कह सकते हो कि है। ऑफ कोर्स स्ट्रगल अगर कोई एथलीट झेल रहा है तो आई बिलीव, और जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, राइट? हाँ, सो ये सर्जरी की क्या स्टोरी रही है, कैसे होता है सब? ये लॉकडाउन के बाद हम लोग की फर्स्ट प्रैक्टिस थी। तो उसमें रग्बी में होता है कि अगर आपको कोई टैकल मारने आ रहा है तो आपको हैंड ऑफ करना पड़ता है। तो जब मैंने हैंड ऑफ किया था तो मेरी ये वाली जो फिंगर थी, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, ये जो जॉइंट होता है मेटाकार्पल, ये डिसलोकेट होके बाहर आ गया था और मेरी उंगली ऐसे अजीब सी हो गई थी। तो उस टाइम पे तो मैं बड़ी खुश थी कि डिसलोकेट हुई है, यू नो कि रग्बी प्लेयर्स हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये है। तो उस टाइम पे बहुत चीज़ें मुझे नॉर्मल लगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हमारे सीनियर प्लेयर्स थे वो हमको लेके गए डॉक्टर के पास। तो फोर्टिस हॉस्पिटल गए थे, तो उन्होंने बोला कि आपकी सर्जरी होगी। पहले उन्होंने बहुत खींचा, ट्राई किया कि लोकेट कर दे उसको अपनी जगह पे, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर अब मेरी एक ये चीज़ है कि मतलब फाइनेंशली मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल मेरे को ये है कि मेरी खुद की पहचान हो, सेल्फ मेड हूँ मैं, मतलब अपने घर वालों से कोई चीज़ ना मांगूँ। तो मेरी ये एक कह सकते हो कि एक मेरा खुद का क्या कहते हैं उसको, गुरूर है। ये मेरा गुरूर है कि मुझे ऐसे घर वालों से पैसे नहीं मांगने, सेल्फ मेड होना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। तो स्टार्टिंग से यही रहा है। तो मुझे ये लगा, मैंने पूछा कि सर्जरी में कितने खर्चा होगा, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, 1.5 लाख लगेगा। और मैं कहती कि अच्छा। तो फिर मेरी फ्रेंड है शीतल, दोस्त ने कहा कोई नहीं हम एम्स चलते हैं, वहाँ पूछ लेंगे कैसे क्या होता है। तो हम सुबह 9 बजे एम्स में गए, उन्होंने सब कुछ देखा और तब पीक पे था कोविड। तो हम गए वहाँ पे, तो टेस्ट वगैरह किए। फिर से वो एक आए प्लास्टिक एंड सर्जरी वाले होते हैं जिस डिपार्टमेंट से, वो आए। उन्होंने फिर से 3-4 लोग मेरे उंगली में लगे हुए हैं, खींच रहे हैं, और मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि मुझे दर्द नहीं होता मुझे दर्द नहीं होता, मैं रग्बी प्लेयर हूँ। और वो डॉक्टर मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा गेम खेलते हुए आपको लगे कि रग्बी, कहते ये गेम भी कोई खेलने वाला है। तो उस टाइम में मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा गेम तो गेम होता है। तो बोले नहीं खेल के देखो एक बार?
मेरा मन में उस वक्त मेरी उंगली में थी ना, उंगली ठीक होती तब शायद मैं कुछ बोल पाती। तो उस सो इंडियंस रग्बी प्लेयर का स्ट्रगल क्या रहता है आपके हिसाब से सबसे बड़ा? एक होता है रग्बी प्लेयर, बट जब आपको टैग मिल जाता है कि आप इंडियन रग्बी प्लेयर हो, तो जो फैसिलिटीज़ और एथलीट्स को मिलती है वो हमें नहीं मिलती, बिकॉज हमारा जो गेम है वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लोग इतना नहीं जानते हैं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल अभी थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है, बट इंडिया में सिर्फ क्रिकेट ही चल रहा है। सो इंडियन प्लेयर और नॉर्मल रग्बी प्लेयर में कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता। जो अमाउंट ऑफ हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, या एक होता है अप्रिसिएशन, आइडेंटिफिकेशन कि हाँ भाई हम पब्लिक में जाएं कि हम इंडिया प्लेयर हैं, तो हमें वो खुद बताना पड़ता है। तो ये कह सकते हो कि आफ्टर रिप्रेजेंटिंग इंडिया आपको ये स्ट्रगल करना पड़ता है कि आपको सामने से बताना पड़ता है कि मैं कैप्टन हूँ इंडियन वुमेंस रग्बी टीम की, या मैं इतने दिनों से रग्बी खेल रही हूँ। इंडिया में होता भी तो ऐसे है ना कि जब तक इंटरनेशनल मेडल नहीं आता कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता। मैं इन्हें ठीक करती हूँ कि हमारे मेडल लास्ट 2019 से जब मैंने खेला था तो 3 टूर्नामेंट खेले थे साल के, तो एशियन लेवल पे हम लोग का सेकंड और थर्ड भी आए थे हम लोग। 2022 में भी सेकंड आए थे, 2023 में भी सेकंड आए थे। इवन हमारी अंडर 18 टीम्स कंटिन्यूसली मेडल दे रही हैं, वुमेन 15 असाइड में भी हमारे मेडल्स हैं। बट वही है कि सोशल मीडिया इतना देख नहीं रहा है ऐसे स्पोर्ट्स को जहाँ एक्चुअल में ज़रूरत है, जहाँ एक्चुअल में लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने नेशन को दिखा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो मैं ठीक था, लेट मी एक्सप्लेन। मैं कहने का चाह रहा था, आपके इंटरनेशनल मेडल आते हैं, स्टिल आपको रिकग्निशन नहीं मिलती है। इसका मतलब ये था, फॉर एग्जांपल आपके जो हमारे वेट लिफ्टर्स हैं जिनका लास्ट मेडल आया था इंटरनेशनल का, देन जैवलिन थ्रो के प्लेयर का आया था इंटरनेशनल मेडल, ऑफ कोर्स तभी उनको रिकग्निशन मिला था। तो मेरा कहने का मतलब ये था, कुछ स्पोर्ट्स में रिकग्निशन मिल जाता, कुछ में नहीं मिलता। मे बी ऐसा होता है कि शायद अगर हमारे एशियन गेम्स में मेडल हो, जहाँ टूर्नामेंट के नाम ही इतने बड़े होते हैं, जहाँ लोग जानते हैं, वही है। अब मेहनत हम सब कर रहे हैं कि एशियन गेम्स में हमारा है, बट जो वो एथलीट्स होते हैं, जो इंडिविजुअल एथलीट्स होते हैं और जो टीम स्पोर्ट होते हैं, जो फेमस होते हैं, उनके पास एक्सपोजर हाई लेवल होता है और हमें साल का एक टूर्नामेंट मिलता है। उसके बाद भी हम लोग, जो भी हमारी गर्ल्स टीम है, वो 2 महीने में सेकंड मेडल ला के दे रही हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि 2 महीने में आप मेडल ला रहे हो। मे बी सोशल मीडिया इतना कवरेज करे हमारे गेम को कि हम उस लेवल पे जा सकें। कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे आपकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। सो एज ए रग्बी प्लेयर आपकी डाइट कैसी रहती है और कुछ क्या क्या चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम? सो एज अ रग्बी प्लेयर पर्सनली मेरा ये है कि लोग ये सोचते हैं कि नॉन वेज खा के ही बॉडी बनती है या फिजिक बनती है। तो मेरा एक पर्सनल गोल भी है कि जब मैं ज़्यादा लाइक स्टेबल हो जाऊंगी फाइनेंशियली तो मैं वीगन बनूं। और अभी फ़िलहाल मैं एगिटेरियन हूँ। एगिटेरियन जब मैं आउट ऑफ इंडिया जाती हूँ, उसके अलावा मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे जो सारे क्या कहते हैं प्रोटीन सोर्सेज हैं वो वेज ही रहें। मेनली मेरा पनीर, योगर्ट, सोयाबीन, यही मेरी डाइट रहती है। और हर एक चीज़ का एक मंत्र है कि कंसिस्टेंसी और स्टिक टू द बेसिक्स। ये 2 चीज़ें मैंने लाइफ में सीखी हैं कि अगर आपने ये 2 की तो आप हर फील्ड में सक्सेसफुल होगे और जो आप सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, आप पालोगे। नाइस वन। सो मैम, एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए और ईगो स्टिक की तरफ से, एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ओके, सो एक मिनट दिखा सकते हैं आप लाइक सर बैक प्रिंट कैसे? मुझे चलिए पता है, मैंने देखे नहीं है। एंड बैक प्रिंट, ब्रिंग द लाइट। ओके, सो थैंक यू ईगो स्टिक Thank एथलीट you को so गिफ्ट much. करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स सारे एथलीट पे ध्यान देने के लिए। एंड आई रियली विश आप आगे भी हमारे साथ वर्क करेंगे। थैंक यू। सो हम कैसी लगी टी शर्ट आपको? बहुत कूल लगी और पर्सनली ओवरसाइज टी शर्ट मेरी फेवरेट है क्योंकि ये कंफर्टेबल भी रहती है और अच्छा लगता है इसको पहनने। ओके, सो ऑफ कोर्स, तो आगे आप रिकमेंड करेंगे एथलीट्स को टी शर्ट्स के लिए? ऑफ कोर्स, और थोड़ा बहुत तो ईगो सब में होना चाहिए। तो जब भी आप जिम में जाओ पहनो, ये पता लगे भाई ईगो होना चाहिए थोड़ा सा ना। ऑफ कोर्स, हर एथलीट एक अपना ईगो कैरी करके चलता है, इवन पॉजिटिव, ऑफ कोर्स उसकी बिना कुछ चाहिए नहीं। सो थैंक यू ईगो स्टिक अगेन। थैंक यू। सो ये पॉडकास्ट हम यही डन करते हैं, पर उससे पहले शिखा मैम, कुछ आप एक ऐसी पर्टिकुलर लाइन बोलना चाहेंगे जो आप हमेशा फॉलो करते हो हमारी ऑडियंस के लिए? सो मेरे पापा ने मुझे ये समझाया था, तब मैंने समझा नहीं था। उन्होंने ये बोला था कि अगर आप कभी भी किसी भी काम में निरंतरता से करेंगे तो आप हमेशा उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो मैं छोटी थी, मेनली मतलब 3rd और 4th क्लास में थी, बट अब मुझे समझ में आता है जब मैंने वो चीज़ फॉलो की कि पापा बोल रहे थे कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो हर एक चीज़ को जीवन में कुछ भी चाहिए तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। ऑफ कोर्स, पापा की तो सुननी चाहिए यार। पापा की समझ चाहिए।